Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall see the rise of Maurya Empire in India. आज हम देखेंगे कि मौर्य काल किस तरह से भारत में स्थापित हुआ था। मौर्य काल देखने से पहले हम एक क्विक रिव्यू देखेंगे कि हमने हिस्ट्री की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, वो कहाँ से की थी। हालांकि हमने बीच में देखा था रिलीजन्स, हमने काफ़ी डीप में देखा। अब मुझे लगता है कि आपको रिलीजन्स के नाम पर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर है, और जो लोग हैं, जो सिटीजन ऑफ द इंडिया है, वो कहीं ना कहीं रिलीजन से अफेक्टेड है। तो कैसे हम बैलेंस करके, कैसे बैलेंस अप्रोच करते हुए डील करेंगे, ये हमने देख लिया। आई होप दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन डीलिंग विद द पीपुल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य देखने से पहले थोड़ी सी हम ब्रीफ हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें मौर्यन पीरियड की, तो 322 बीसी टू 185 बीसी 137 ईयर्स तक जो है मौर्य साम्राज्य रहा था। अब देखिए, जब भी कोई भी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उनको हम 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये हम आप अभी बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द मौर्यन पीरियड, कि हमको बैटिंग जैसे करते हैं क्रिकेट में, उस अप्रोच को अपनाते हुए यूपीएससी की तैयारी हमको करनी चाहिए। बैट का जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी फॉर बेसिक। जो अभी हम कर रहे हैं बेसिक में क्या होगा कि अगर आप कोई भी फील्ड से हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर आप 10th 12th में हैं, बेसिक के लिए मैंने बता दिया था कि कोई भी वनडे एग्जाम का बुक आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आप कोई भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उससे रिलेटेड मूवीज वगैरह। तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक तैयार हो जाएगा कि आखिर जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके बेसिक बेसिक है क्या। एनसीईआरटी भी इसी में आता है। बेसिक में आप देखेंगे एनसीईआरटी वनडे एग्जाम, उसके साथ साथ एनसीईआरटी। तो अभी जैसे मैं कोई भी क्लास मैं लेता हूं, उसके साथ साथ आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके एनसीईआरटी को कोशिश कीजिए केवल स्टोरी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। क्योंकि एक टीचिंग में एक मैं सीक्रेट बताना चाहूंगा, क्यों कितना भी कोई शॉर्ट बता दे, जब तक आप इंडिविजुअल रीडिंग नहीं करेंगे तो आप में वो एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि आप क्वेश्चंस को खुद एनालिसिस करके सॉल्व कर सकें। बाकी जो एग्जाम है, जैसे एक एग्जाम हो गया यूपीएससी, और बाकी जो है अदर्स एग्जाम। ठीक है, अदर्स एग्जाम में क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक से डायरेक्टली आते हैं। आप पढ़े हैं हाँ तो हाँ, ना तो हाँ। लेकिन यूपीएससी के जो थ्री लेवल्स ऑफ एग्जाम होते हैं, प्री या मेंस या इंटरव्यू, आप देखेंगे इसमें जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। एनालिटिकल मतलब ये कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे, बस आपको 20% बेसिक नॉलेज रखना है जो भी है, और 80% आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस मीन्स आपने जो पढ़ा हुआ है कोई भी डायनेस्टी के बारे में, या फिर आपने कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, उसको लिंक करके आपको खुद ही उस समय मॉडल तैयार करना है। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। इस वजह से आप देखे होंगे कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो काफी डायनेमिक है। द नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन इज वेरी dynamic. If you have cleared pre or mains or interview in this year, then there is no guarantee that you will definitely clear the next stage or next year examination. अगर आपने इस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम कर गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे ईयर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर पाए। लेकिन हाँ, कोशिश करने से आप देखेंगे कि अगर आप ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 इयर्स 3 इयर्स भी क्लियर कर सकते हैं। बट ये एक प्लान बी की तरह लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि 1+1 2 होता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो बस एक होगा कि आप 20% पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको 80% जो एनसीईआरटी है उसको डीप में आपको खुद को पढ़ना होगा। ये हो गया बेसिक। एडवांस जब आप पढ़ेंगे तो एडवांस में क्या होगा कि प्री को अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे कि प्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस टॉपिक से किस तरह से आते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो
अदर जो एग्जाम है उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में चाहे वो प्री हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, सब में क्या होता है कि आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना होता है। 20% बुक बेस्ड होता है, 80% आप कितना लिंक कर सकते हैं उन सब्जेक्ट को, इससे रिलेटेड होता है। वो कब आएगा? जब आप यहाँ से क्लासेस करेंगे, चाहे हमारी क्लासेस हो चाहे कोई भी क्लासेस हो, वो आपको 20% ही दे पाएगा। आपको 80% आपको खुद के रीडिंग से, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज काफी बेस्ट मानी जाती है प्री के लिए, मेंस के लिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि और भी है, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी वाजीराम एंड रवि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, या कोई भी बड़े जो कोचिंग है वहां पर आप टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। बेसिक एंड जो एडवांस है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे करेंगे तो टेस्ट सीरीज से ही हो पाएगा। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप कर सकते हैं। अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू पे हाईली फीस ऑफ टेस्ट सीरीज, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके आप उसी के आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा एडवांस स्टडी में, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए, जो जो मेन थीम है इसको बताने का वो क्या था कि 20% जो हम कर रहे हैं, जैसे मौर्यन पीरियड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगा कि मौर्य पीरियड क्या क्या था, ये वो। उसके बाद आपको डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या काम करना है, यही डिटेल आपको एनसीईआरटी पूरा करना है। क्लास 11 12 इसी में ही मिल जाएगा। 6 से लेके अगर आप 10 तक कर पाते हैं तो कर पाते हैं, क्योंकि वही चीज 11th और 12th में भी दी गई है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 11 12 भी अगर आप कर लेते हैं, दैट विल बी इनफ फॉर द योर बेसिक नॉलेज। 6 से 10 तक की करने की कोई उतनी जरूरत नहीं पाएगी। 11th का ही आप अगर यही टॉपिक पढ़ लेंगे मौर्यन पीरियड, तो उसमें कुछ कुछ और भी चीज दिए होंगे, तो आपको जल्दी लिंक आएगा। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में जाएंगे बिना इंट्रोडक्शन क्लास के, तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर एनसीईआरटी में दिए होते हैं। लेकिन पहले आप इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद जाएंगे तो इजी हो जाएगा। तो बेसिक क्लास भी जरूरी है, एनसीईआरटी भी जरूरी है, टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, एंड लक भी जरूरी है। तो आप देखिए कितने सारे जो फैक्टर्स हैं वो रहेंगे, उसके बाद ही हम यूपीएससी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आइए, अगर हम देखें तो मैं यही बता रहा था कि बैट हमको प्रिंसिपल लेके चलना। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, एडवांस हम करेंगे जब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किसके एग्जाम अकॉर्डिंग, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज मैंने बताया कि आप कोई भी जो कोचिंग है उनके ले सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम भी प्रिपेयर करें। बट जो पहले से मास्टरी कर रखे हैं उनसे जल्दी हो जाएगा ना, हमको टाइम लगेगा हमारी जो टीम है उसको उस तरह से क्वेश्चंस बनाने में और फिर वर्क करने में। तो क्या होगा कि हम कभी कभी हेल्प ले सकते हैं ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, दो में से एक कोई भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री हमने कहां से चालू किया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ चुके थे। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, जहां पर रिलीजन उतना डेवलप नहीं हुआ था। उसके साथ आप देखेंगे वैदिक कल्चर आया, यहाँ पर रिलीजन काफी डेवलप हुआ। महाजनपद पीरियड में हमने देखा था कि वैदिक जो कल्चर था वो बेसिकली विलेज वाला कल्चर था, छोटे छोटे गांव में जो है वैदिक कल्चर डेवलप हुआ था। महाजनपद में आप देखे थे 16 स्मार्ट सिटीज बन गई थी, और इसके साथ साथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दो रिलीजन भी डेवलप हो गया था। अब उसके साथ हमने देखा था कि इन्हीं 16 महाजनपद में 16 जो महाजनपद थे उसमें राइज ऑफ मगध एम्पायर, 16 जो महाजनपद, 16 स्मार्ट सिटीज थी, उसमें जो एक मगध एम्पायर था वो कैपिटल बन के उभरा था। द राइज ऑफ मगध एम्पायर, द राइज ऑफ मगध में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मगध जो है 16 जो 16 सिटीज बनी थी वो मर्ज होकर के एक सिटी में कन्वर्ट हो गई थी, और एक सिटी जो मगध था वो सबसे पावरफुल एम्पायर बनकर के आया था। उसमें आप देखेंगे कि मगध में, अब जैसे कि देखिए, सिटी जब छोटी छोटी थी तो कोई भी जो ऐसा आक्रमणकारी वो एक को जीतता था, दो को जीतता था, तीन को अपना विक्ट्री कर लिया, तो इस तरह से टाइम काफी लगता था। लेकिन जब ये सिटीज थी, जो महाजनपद था, वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो फिर वहां पर डायनेस्टी का चेंज होना काफी जल्दी हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि अगर कोई एक ही पर्सन है और वहां पर 16 पर्सन है, तो अगर कोई बाहर से या फिर कोई नई डायनेस्टी आ रही है तो 16 लोगों को हराना काफी परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन एक आदमी को हराना काफी इजी होता था। तो वैसे ही यहाँ पर 16 सिटीज को हराना काफी डिफिकल्ट होता था। इसीलिए आप देखेंगे उस समय डायनेस्टीज काफी जल्दी जल्दी बदले नहीं, लेकिन जब वो सेंट्रलाइज हो गया
तो जो आक्रमणकारी थे वो अगर मगध को जीत लिए तो समझ जाओ पूरा पूरा कंट्री को जीत लिए। तो सेम वैसे ही यहाँ पर डायनेस्टी भी बदलने लगी। सबसे पहला हर्यंग डायनेस्टी आया था, हमने देखा था कि किस तरह से हर्यंग डायनेस्टी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया, फिर शिशुनाग डायनेस्टीज, और तीसरा था हमने देखा कि नंद डायनेस्टी। यही नंद डायनेस्टी काफी समय तक रही इन द मगध एम्पायर में। अब देखिए यहाँ पर भी दो रूलर हुए नंद डायनेस्टी में, एक थे महापद्म नंद, इनका जो रूल था वो तो सही था, ये जो राजा थे उस समय बहुत ठीक से अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चला रहे थे। लेकिन जब इनके बाद धनानंद आए तो ये जो थे इनको वही मतलब समझ जाइए बिना मेहनत के इनको राज्य मिल गया था, बहुत बड़ा राज। तो आप देखेंगे कभी भी किसी को बिना मेहनत के अगर कोई चीज मिल जाता है तो उसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता। हुआ भी वैसी, धनानंद को क्या है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि कोई तो मुझसे लड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास देखिए कैवेलरी 20,000 कैवेलरी थी, इन्फेंट्री आप समझ जाइए 2 लाख इन्फेंट्री, यानी पैदल सेना आप देख सकते हैं 2 लाख, एंड चैरियट्स रथ थे इनके पास 2000, एलिफेंट 300 एलिफेंट थे, एंड कैवेलरी यानी समझ जाइए कि घुड़सवार 20,000 घोड़े वाले सैनिक थे। तो इतना बड़ा इनके पास सिक्योरिटी था, तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर इन्होंने अपने जनता को सताना चालू किया। ज्यादातर आप देखेंगे म्यूजिक सुनते रहते थे, लिक्वर अडॉप्ट करते रहते थे, और इसी में ही ये लगे रहते थे। वो इन्हीं के समय अलेक्जेंडर जो था उनका इन्वेंशन हो चुका था एक बार मगध में, तो इनको उतना ध्यान नहीं था। उसके बाद देखिए जब जनता परेशान हो रही थी तो फिर ऐसा डिमांड आ रहा था कि कोई ऐसा रूलर आए जो धनानंद को हटाने की कोशिश करे। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी आर्मी उस समय क्या था लोगों के पास, जैसे किंग होते थे उस समय जो किंग था उसके पास उनके मिनिस्टर्स जितने पावरफुल रहेंगे, मंत्री और उनके आर्मी आर्मी जितनी पावरफुल रहेगी उनको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। आज देखेंगे, आज अगर देखेंगे तो आज अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको इकोनॉमी काफी इकोनॉमिकल वो स्ट्रांग होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। जितने आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगी उतना आप ताकतवर रहेंगे, इनडायरेक्टली आपको विक्ट्री करना है। उस समय क्या होता था, जितने आपके नंबर आप सैनिक होंगे, जितने नंबर आप सोल्जर्स होंगे आपके पास, उतने देर तक आपका राज्य टिक पाएगा। तो इनके पास देखिए वैसे ही कैवेलरी, इन्फेंट्री, चैरियट्स एंड एलिफेंट। धनानंद हैड अ लॉट ऑफ आर्मी सोल्जर्स इन देयर आर्मी, उसके पास बहुत सारे आर्मी के जवान थे और लोग थे, तो कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। हालांकि आप देखिए कि इनको जो है बिना हार्डवर्क के ये सब मिला हुआ था, तो ये ज्यादा उसको संभाल नहीं पाते। तो डिमांड जनता से हो रही थी कि कोई तो ऐसा रूलर आए जो धनानंद को हटा करके एक नया जो है एम्पायर खड़ा करे जहां पर काफी शांति हो। तो इसी समय आप देखते हैं कि जैसे डिमांड होता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो लीडर जो है खड़ा होता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम करेंगे इन द मौर्यन पीरियड। यही ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इन द एंशिएंट हिस्ट्री, चंद्रगुप्त मौर्य। ये काफी छोटे से स्ट्रगल कर रहे थे, एंड इनको जरूरत था कि कैसे हराऊं। तो इनको एक टीचर मिलते हैं चाणक्य। चाणक्य नीति से भी आप जानते होंगे, चाणक्य जो है ये इनके टीचर बनते हैं। और चाणक्य को भी आपने देखा होगा कि एक बार क्या होता है कि धनानंद के समय गए थे यहाँ धनानंद के जो कोर्ट में, और उसके बाद बोले थे कि आपके जो कोर्ट में मुझे कुछ पोस्ट वगैरह दे दीजिए, और वहां पर उनको कंप्लेन भी किया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो धनानंद ने इनको काफी इंसल्ट करके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे चाणक्य, उनको बाहर कर दिया था। और उसी समय उन्होंने कसम खाया था कि अब मैं चोटी तभी बांधूंगा जब मैं आपको हराऊंगा। इस तरह से ये धनानंद के जो कोर्ट थे वहां से बाहर निकल गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी जरूरत था एक टीचर का, और ये चाणक्य को भी जरूरत था एक स्टूडेंट का, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। और फिर काफी स्ट्रगल करते हैं ये, इनको काफी स्ट्रेटेजी बताते हैं, बहुत सारे चीज सिखाते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो रीजंस है उसका डिटेल आप कहीं भी स्टोरीज में पढ़ सकते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो काफी स्ट्रेटेजी ये बताते हैं, जैसे लाइक मैं कुछ बताऊं, जैसे इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनको छुड़वा देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको वहां शादी करना होगा जहां से आपको काफी फायदा हो। सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उनसे शादी करवाते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो आप देखिएगा कि चाणक्य बोलते हैं अगर आपको राजा बनना है तो यू हैव टू गिव सम सैक्रिफाइसेस ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपको पर्सनल लाइफ की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देश के लिए पहले सोचना होगा।
तो इससे काफ़ी हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि आप अगर इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट द नेशन, देन समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल चॉइसेस। तो आपको पर्सनल चॉइस का कभी-कभी बलिदान देना होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी देखिएगा कि बहुत सारी मैरिजेस किए थे, उसके साथ-साथ राजाओं से डीलिंग किया और जैसे-जैसे चाणक्य जो बताते जाते थे, आप देखे होंगे इनकी बुक भी है, तो जैसे-जैसे ये बताते जाते थे स्ट्रैटेजी, वैसे-वैसे फॉलो करते जाते थे और उसके बाद ये प्रिपेयर करके समझ जाइए एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर के अटैक करते हैं धनानंद के पास और तब इसको हरा देते हैं और तब यहाँ पर होता है मौर्य पीरियड का उदय। मौर्य पीरियड जो है उस समय अब आता है। तो आप देखेंगे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा था। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अगर चीज़ है उसको आपको अगर डिफीट करना है तो बस गए और हरा दिए। काफ़ी चीज़ सीखना पड़ता है, टीचर्स की बात माननी पड़ती है, काफ़ी सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं और टाइम लगता है। उसके साथ जब अटैक होता है तो फिर आपको विक्ट्री मिलती है। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी स्ट्रगल किया और अब फिर मौर्य पीरियड को लेके आए और इनके पीरियड में आप देखेंगे कि काफ़ी जनता को इक्वालिटी मिली। जब-जब अनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में कभी भी, अभी भी हो चाहे कोई कभी भी हो, अनइक्वालिटी आती है सोसाइटी से डिमांड आता है, कोई न कोई हार्ड वर्कर जो है वो ज़रूर आता है और फिर कहीं न कहीं इक्वालिटी आती है। तो इस तरह से मौर्य पीरियड का जो है जन्म हुआ इन द इंडिया। अब देखिए मौर्य पीरियड में आप देखेंगे कोई भी जो डायनेस्टी उसको हम 5 चीज़ों में पढ़ेंगे। जैसे हमारा यूपीएससी पढ़ रहे हैं अभी का एडमिनिस्ट्रेशन, वैसी कोई भी डायनेस्टी को हम 5 चीज़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे वो आया, किन परिस्थितियों में आया और उनके जो हीरो थे मेन वो कौन थे, ठीक है? तो ये हो गया हिस्ट्री। पॉलिटी में पढ़ेंगे कि उनके जो कंट्री थी, एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था। ज्योग्राफी भी हमको उनको देखना पड़ेगा कि आखिर वो इंडिया के कौन से लोकेशन में आए और उस लोकेशन का उस डायनेस्टी को क्या-क्या इफेक्ट पड़ता था। इकोनॉमी पढ़ेंगे कि आखिर उस डायनेस्टी में इकोनॉमी के लिए वो क्या करते थे एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1G, 2G, 3G का जनरेशन है, लेकिन उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता था, फोर्ट बनाते थे वो एंड इंस्क्रिप्शन कुछ लिखते थे, स्तूपास वगैरह बनाते थे एंड आर्ट एंड कल्चर जो भी होता था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस समय हुआ करता था। जैसे आप देखिए कि पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, म्यूजिक, डांस फॉर्म, ये सब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कोई भी डायनेस्टी को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़िएगा उसकी कि हिस्ट्री में कौन-कौन थे, पॉलिटी में उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ज्योग्राफी का उनको क्या बेनिफिट मिला, क्यों आखिर इंडिया के उसी रीजन में वो डायनेस्टी जो है पैदा हुई। इकोनॉमी पढ़ेंगे कि वो सर्वाइव करने के लिए व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पीरियड एंड द लास्ट साइंस एंड टेक में व्हाट वाज द बेसिक आर्किटेक्चर एंड बेसिक क्वालिटीज दैट वर अडॉप्टेड इन दैट पीरियड। तो ये सब देखेंगे तब जाकर के हमारा मौर्यन पीरियड बन पाएगा। लेकिन आप देखिए इससे 20% ही हमको नॉलेज मिल पाएगा, लेकिन क्वेश्चंस जब जाएंगे तो इसी से रिलेटेड इर्द गिर्द क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो कुछ कुछ हम स्पेशल पढ़ लेंगे, अभी तो हम बेसिक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो एडवांस पढ़ेंगे तो प्री में किस तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं वो सब देखेंगे। उसके साथ साथ मेंस में इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर से ही ज्यादा बनते हैं। तो मौर्यन पीरियड से हम आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? वो कब पढ़ पाएंगे, जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा तब। तो उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक करते हैं। तो ये है मौर्यन पीरियड, ठीक है? तो अब हम हिस्ट्री जो पार्ट है उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनके जो रूलर्स है उसको हम शॉर्ट में देखते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इन द एंशिएंट इंडिया। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री का ओरिजिन आप देख चुके हैं कि किस तरह से नंद वंश का जो है अनइक्वलिटी सोसाइटी में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त में स्ट्रगल किया और फिर नंद वंश के जो किंग थे, रूलर थे धनानंद, उसको हटा करके अपनी डायनेस्टी बनाई। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं। ये तो शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी लूसेंट या फिर कोई भी वनडे बुक पढ़ सकते हैं आप। उसके साथ साथ एनसीईआरटी, उसके साथ साथ विकिपीडिया एक होता है साइट, विकिपीडिया, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल होता है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस इसको ओरल पढ़ना है ना। ये तो रिटर्न है ही है, रिटर्न आपके पास 20% होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो सकता है कोई नई नॉलेज आपको पढ़ते पढ़ते मिल जाए, वो भी एक लाइन की, ओरल भी रहेगा तो भी काफी आपको बेनिफिट देगा इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो जितना आप टाइम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई इनसे रिलेटेड मूवी देख लीजिए, ठीक है? मूवी देख लीजिए या फिर यूट्यूब में स्टोरी देख लीजिए।
यूट्यूब में स्टोरी देख लीजिए। तो अगर आप बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में ही आपको काफ़ी लगेगा, और वो भी आप जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होता तब तक ही देखिए। अदरवाइज जो 20% है इसी से आप एनालिसिस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी, ये दो चीज़ तो कंपलसरी है, लूसेंट एंड एनसीईआरटी। विकिपीडिया आपको ऑप्शनल है, मूवी ऑप्शनल है, एंड यूट्यूब जो है वीडियो वो ऑप्शनल है, लेकिन हाँ कभी ना कभी आपको फायदा जरूर आएगा। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को इतना जीजिए कि उससे कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक कर जाए, और उस तरह से जब स्ट्राइक करता है तभी आप वो क्वेश्चंस बना पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि कुछ टॉपिक्स पढ़ करके हम बनाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने वाले में से तो कोई चीज आता नहीं है। और सेम ऐसा नहीं है कि यूपीएससी, अब बाकी जो एग्जाम्स है चाहे ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक, कोई भी एग्जाम अब यही जो यूपीएससी के पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी हो गया है। अब कंपटीशन काफी हो गया तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल कहां से लेके आएंगे। तो सबका तो एक ही पैटर्न था, बुक से क्वेश्चन छाप रहे थे, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चनिंग ऑफ यूपीएससी वाज डिफरेंट देन अदर एग्जामिनेशन। तो बाकी लोग भी अब यूपीएससी के रिलेटेड यूपीएससी की तरह ही कॉपी कर रहे हैं या उसका फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एनालिसिस वाले एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं ना। तो आप देखेंगे वो तभी बन पाएगा जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब, और उसके साथ साथ फिर आप एडवांस पढ़ेंगे। ये बेसिक हो गया, एडवांस, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे, फिर जाकर के आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होते हैं, तब जाकर के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइए चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में हम देखते हैं। देखो, दी थ्रोन द लास्ट नंद रूलर विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, इन्हीं को कौटिल्य बोलते हैं, इन्हीं को चाणक्य भी बोलते हैं, और इन्हीं को विष्णु शर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ही व्यक्ति के तीन तीन नाम है। 305 बीसी में डिफेटेड सेल्यूकस निकेटर। देखिए, दो जो बड़े, एक तो इंडिजीनियस जो रूलर था धनानंद, उसको डिफीट किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सेल्यूकस निकेटर जो इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा था इन द बिहार, इन द पाटलिपुत्र, उसको भी हराया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रूलर है वो यही हो सकता है। जैसे आप देखेंगे अभी एक पार्टी जो है कोई भी पार्टी को डिफीट कर पा रही है, सेम वैसे ही उस तरह से था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसी को भी हरा देते थे, जो गलत है उसको। तो आर्मी, और वैसे भी आप देखेंगे जब धनानंद को जब हराया था तो इनको कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड चैरियट्स, एलिफेंट, इतने सारे जो आर्मी मिल गई थी उसका सही यूज करना सीख गए थे। तो दिस वाज ऑब्वियस दैट द डिफीट ऑफ सेल्यूकस निकेटर वाज कंफर्म, कि इतने सारे आर्मी के साथ साथ सेल्यूकस निकेटर का जो हार था वो कंफर्म था, और 305 बीसी में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो मेगास्थनीज नाम का एक जो है ग्रीक एम्बेसडर, उसको भेजा गया था इन द रॉयल कोर्ट में। ठीक है, कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि जब आप हार जाते हो तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हो, तो सेल्यूकस निकेटर भी कंप्रोमाइज करने के लिए मेगास्थनीज को भेजा इन द रॉयल कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नॉर्दर्न इंडिया यूनाइटेड फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेंगे इन द एंशिएंट इंडिया तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। उससे पहले हमने देखा था कि जो भी डायनेस्टी थी या जो भी पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो तो सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, उस समय लोग सीख रहे थे कैसे रहना है। लेकिन पहली बार अगर देश की बात करें, भारत देश का अगर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में अगर इंडिया की बात करें या फिर भारत की बात करें, दैट वाज इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के समय पहली बार हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मौर्यन पीरियड में यही मेन है। बिकेम जैन, इन्होंने जैन रिलीजन को फॉलो कर लिया था। देखिए, इसीलिए मैंने बता दिया था कि अब बीच बीच में जब भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई ऐसा बात आती है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये रिलीजन वाली आखिरी तक आएगी ना। नॉट ओनली इन द हिस्ट्री, पॉलिटी में भी आप देखेंगे क्या आता है, किस तरह से आता है, सेकुलरिज्म, ये सब सारी जो कॉन्सेप्ट आएंगे। इसीलिए आप जो रिलीजन है उसको बार बार वीडियोस को देखते जाइएगा, उसके साथ साथ रिलीजन को और भी डीप में स्टडी करते जाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के सिलेबस तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 बुक पढ़ लिए सिलेबस को और यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस 20% फ्रॉम द बुक, 80% आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैन हो गए थे ये लास्ट में, क्यों? क्योंकि इनकी जो एक भारत एक खोज सीरीज है ऑफ द एंशिएंट इंडिया, आप देखेंगे काफी यूट्यूब में है, उसमें ये दिखाया गया कि इनको जो गर्लफ्रेंड थी वो पहले ही, आप देखेंगे जब इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा था, दूर हो गए थे उनसे, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जैनिज्म में चली गई थी, वो समझ जाइए कि साध्वी बन गई थी। तो जब इन्होंने सब कुछ कर लिया, राज्य जीत लिया, उसके बाद अपने जो एम्पायर था उसको बिंदुसार को दे दिया, उसके बाद इन्होंने
कर्नाटका में जैन रिलीजन को फॉलो कर लिया था और वहां पर वो मिल गए थे। तो आप देखिए, अगर आप इफ यू आर इन ट्रू लव तो कहीं ना कहीं आप मिल जाएंगे, आप उससे बच नहीं सकता। ठीक है, चंद्रगुप्त वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू लव। ठीक है, नॉट ओनली ट्रू लव बट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब कुछ। तो देखिए बी जैन बन गए थे एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल श्रावण बेलगोला। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पर है, आप देखेंगे जैनिज्म का जो प्लेस है, हॉली प्लेस है इन द कर्नाटका, वहां पर है। और वहां पर भी भद्रबाहु के साथ गए थे एंड डाइड बाय स्लो स्टारवेशन। स्लो स्टारवेशन यानी समझ जाइए कि संथारा भी इसको बोलते हैं इन द जैनिज्म, कि कुछ समय तक खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अभी इसमें डिबेट भी चला था, सुप्रीम कोर्ट में कोई ने अपील भी दायर की थी कि ये तो एक प्रकार का स्लो पॉइजनिंग हो गया या फिर सुसाइडल एक्टिविटीज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं की। वो बोला कि वो रिलीजन टॉपिक है तो ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं किया। तो आप देखेंगे हिस्ट्री के जो जो भी सिचुएशन आता है तो वहीं से पॉलिटी बनता है। तो आप अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ जाएंगे, पॉलिटी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट लगेगा। फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी बोथ आर इंटररिलेटेड, एंड साइंस जो है वो तो हम है ही है। तो लिंक करके पढ़ेंगे तो काफी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये सब 20% है, 80% आपको खुद से कुछ जो डेवलप हो जाएगा, जो भी नॉलेज है या जो एबिलिटी है। ठीक है, और सब पर नहीं होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि कोचिंग एक होता है, लेकिन जो मेहनत कर पाता है वही क्लियर कर पाते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे 10 लाख aspirants, there are 10 lakh aspirants of UPSC but only selected candidates are in 1000। तो 1000 में ये है कि जो जिस तरह से आप देखेंगे जो ज्यादातर उससे कनेक्ट हो पाएंगे उन्हीं का हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बाकी लोग भी रहेंगे कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे पोस्ट पर या बहुत अच्छे फील्ड पर इंडिया की सर्विस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए 10 लाख के 10 लाख जो भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, कहीं ना कहीं आप बाकी जो 130 करोड़ है उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप एबल है और कहीं ना कहीं देश को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ होती है, बिंदुसार जो है वो आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड बाय हिज सन नोन एज अमित्र घात। चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा लिबरल थे, हालांकि आप देखेंगे कि जो बेटे होते हैं वो थोड़ा सा फादर की गुड में क्वालिटीज आ जाती है और एक स्टेप एक्स्ट्रा ही होते हैं ना जनरली। तो अमित्र घात था ये, स्लेयर्स ऑफ फोर्स, ये तो दुश्मन को देखते ही मार देते थे। ये बोलते थे मुझे अपने राज्य में दुश्मन चाहिए ही नहीं चाहिए, और जैसे ही लगता था कि ये दुश्मनी है उसको मार ही देते थे। तो इसको अमित्र घात बोलते थे। कैसे भी पता चला, क्योंकि इनको पता था जो है अटैक बहुत होने वाला है, तो ये जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म कर देते थे, इसीलिए इनको अमित्र घात बोला जाता था। ठीक है, स्लेयर्स ऑफ फोर्स यानी समझ जाइए कि शत्रु को मारने वाला। एंटीओकस फर्स्ट था। आप सीरिया, सीरिया देखिए उस समय सीरिया मतलब आईआर भी आ गया यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन। सीरिया एंटीओकस जो फर्स्ट था आप द सीरिया ये किंग थे, उनको बोला था कि स्वीट वाइन। अब देखिए वाइन भेजने के लिए बोला था सीरिया से। आप देख सकते हैं नॉट ओनली इन द प्रेजेंट टाइम, उस समय के रूलर्स और वहां के जनता भी वाइन पर कहीं ना कहीं फिदा होते थी। आज भी आप देखेंगे आजकल तो कई देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वाइन एंड सम बहुत सारे जो ड्रिंक है उस पर लोग हैं। उस समय भी आप देखेंगे बिंदुसार जो थे उन्होंने इनको स्वीट वाइन भेजने बोला था, ड्राइड फिंग्स यानी अंजीर भेजने बोला था, अंजीर भी सीरिया में काफी होता है, एंड वन सोफिस्ट, एक दार्शनिक भी भेजने बोला था। आखिर ये बोले, हालांकि बिंदुसार जो थे वो फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म के थे। आप देखिएगा यहाँ पर जो इनके पापा थे जैनिज्म, जो इनके पहले जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन ये हिंदुज्म के फॉलोअर थे। इनके बारे में जैनिज्म जो बुक है उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये हिंदुज्म के फॉलोअर थे। तो हिंदुज्म के फॉलोअर ने सोफिस्ट यानी कि एक दार्शनिक की भी मांग की थी जो सीरिया में रहता हो। ये भी सोच रहे थे कि वहां क्या धर्म चलता होगा, तो उन्होंने बोला था कि एक दार्शनिक भी मेरे को भेज दीजिएगा। तो इन दो चीज तो भेज दी, वाइन भेज दिया और अंजीर भेज दिया। लेकिन एंटीओकस वन ने दार्शनिक जो है नहीं भेजा था। वो बोला था जो दार्शनिक है, जो टीचर्स है, वो खरीदे बेचे नहीं जा सकते, दे आर नॉट सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट। ठीक है, और पैट्रोनाइज आजीवक, आजीवक जो है एक लोग होते थे, संप्रदाय होता था, उनको भी इन्होंने बचाया था। हालांकि हिंदुज्म के फॉलोअर थे, लेकिन इन लोगों को ये बताया था। तो दिस वाज द हिस्ट्री, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ बिंदुसार। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द यूपीएससी। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द बिंदुसार। अब हम देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अब हम देखते हैं जो थर्ड मौर्यन जो किंग है उनके बारे में, सम्राट अशोका। ये तो आप जानते होंगे कि अशोका जो है, अशोका वाज द सन ऑफ
किंग बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन डाली और काफ़ी हद तक जो मौर्यन एम्पायर है उस पर काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। बिंदुसार भी वहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अशोका जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया फॉर द मौर्यन एम्पायर के लिए। आप देख सकते हैं अशोका का नाम से ही आप देखिए, अशोका विथआउट सोरो, अ प्लस शोक यानी क्या होता है अशोक, अशोक यानी कि विथआउट सोरो यानी जिसके नाम पे दुख ना हो या कोई सौरो ना हो, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, स्ट्रगल फॉर द थ्रोन अमंग द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस हैं, जैसे ही बिंदुसार का डेथ हुआ उसके बाद जो उनके बेटे थे उनमें लड़ाई हो गई। ऐसा बोला जाता है कि 100 लोग थे, 100 लोगों में लड़ाई हुई आपस में, और जो वहाँ पर जो सम्राट अशोक थे वो अपने 99 जो ब्रदर्स है उनको किल करके राजा बने थे, ठीक है। तो ये एक मैथोलॉजी है, और ये क्या सच है क्या झूठ है ये तो उस समय के लोग ही जानते रहे होंगे, लेकिन ऐसा हिस्टोरिकल सोर्सेस में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 99 ब्रदर्स को किल करके असर्व्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग द हिज 99 ब्रदर्स, ठीक है। 99 ब्रदर्स को उन्होंने मारा और उसके बाद किंग बना। राधा गुप्ता एक जो मिनिस्टर थे ऑफ द बिंदुसार, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हेल्प किया था। इधर अशोक को जो राधा गुप्ता मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हेल्प किया। तो आप देख सकते हैं कभी भी आपको अगर हायर पोजीशन में जाना है तो आपके साथ ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे सपोर्टर्स जरूर होने चाहिए जो आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहें, ठीक है। द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, अशोक के समय में और भी जो मौर्यन एम्पायर था वो काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि आप जानते हैं अशोका जो है बहुत एग्रेसिव किंग था। ही वॉज एनी एग्रेसिव किंग। बिंदुसार तो जानते हो वो तो थे ही थे, अमित्र घात बोला जाता था, शत्रुओं को मार देते थे, एनिमी को बहुत जल्दी किल कर देते थे। लेकिन अशोक उनसे भी एक स्टेप आगे निकले और बहुत ज़्यादा अटैकिंग करते थे, अटैकिंग नेचर के थे अशोका, तो उनसे बहुत लोग डरते थे, ठीक है। द होल सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर इंपीरियल कंट्रोल, पहली बार जो होल सब कॉन्टिनेंट है वो इंपीरियल कंट्रोल में आ गया था, मतलब सेंट्रलाइज्ड हो गया था ना, पहली बार जो है मौर्यन एम्पायर में सेंट्रलाइज। देखिए एक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर बिंदुसार ने, फिर अशोक ने सेंट्रलाइज करने का काम किया, तो ये बहुत बड़ा एम्पायर आ गया। देव ना प्रियास एंड पियादस्सी, पियादस्सी भी अशोका का नाम है, और यहाँ पर देवना प्रियास, ये दोनों याद रखेंगे कि अशोका का नाम है पियादस्सी और देवना प्रियास। जो अमित्र घात है वो बिंदुसार को बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का हमने कोई स्पेसिफिक नेम अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। 261 बीसी में कलिंगा वार हुआ था। आप याद रखिएगा कलिंगा कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, वहां पर वार हुआ था। इसमें आप सम्राट अशोका पर एक मूवी बनी है, वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से वार हुआ था, ठीक है। द किंग मूव बाय द ब्लड सेट, उसमें इतना ब्लड मतलब हुआ था कि किंग लास्ट में जब देखा तो उनको एकदम मन में उनके अजीब लगा, और उसके बाद अबंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, इसी वार को देख करके, क्योंकि आप देखेंगे कलिंगा में जो है वुमेन्स ने काफी पार्टिसिपेशन किया था, और जब डेथ हुई तो बाद में जब अशोका को पता चला तो देखे कि उन्होंने वुमेन्स और बच्चों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द वार, एंड ही किल्ड द वुमेन एंड द चिल्ड्रंस आल्सो। तो एंड द हार्ट ऑफ द अशोका वाज कन्वर्टेड इनटू पीस, और बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट किया अपने आप को, ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द बुद्धिज्म, प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे फिजिकल ऑक्यूपेशन को उन्होंने छोड़ दिया, और भेरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम घोष। देखो ये भी टर्मिनोलॉजी है, भेरी घोष यानी क्या होता था कि किसी को भी काटो मारो लेकिन विजय जे मतलब गोल जो होता था वो विक्ट्री होता था, विजय हासिल करो। लेकिन धम घोष क्या होता था कि अब जो है धम्म का प्रचार करो, ठीक है। धम्म मीन्स बुद्धिज्म का प्रचार करो, और शांति पीसफुल माइंड रखो, सबको पीस बांटो, पीस लो और पीसफुल रहो, ठीक है। मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड, जब अशोका की डेथ हुई तो वो मौर्यन एम्पायर जो है 2 पार्ट में बढ़ गया था। देखिए यहाँ फिर से डिवीजन हो गया, सेंट्रलाइज्ड हुआ, डिवीजन हुआ, सेंट्रलाइज्ड हुआ, डिवीजन हुआ। इट इज द नेचर का रूल है कि जब भी कोई एम्पायर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है तो कहीं ना कहीं समय के साथ विद द टाइम वो डिसेंट्रलाइज भी हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ जो है दशरथ, इनका भी कहीं ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमको जाना नहीं है डीप में। उसके साथ बृहद्रथ, बृहद्रथ जो है लास्ट मौर्यन किंग थे, और असिस्नेटेड बाई पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की जो शुंग डायनेस्टी है उसका फाउंडेशन डालता है पुष्यमित्र शुंग, जो इनके मिनिस्टर ही थे। तो आप देखेंगे मिनिस्टर से ही कोई राजा जो है पावरफुल किंग बनता था, और मिनिस्टर या फिर कोई रिलेटिव के ही
धोखे बिट्रेयल से या धोखे से ही वो अपने राज को खो पा जाता था। अगर आप यू आर विशिंग टू गो इनटू पॉलिटिक्स, तो आपको अपने जो फ्रेंड्स है या फिर आपके जो रिलेटिव्स है उनको आपको अपने साथ ही रखना होगा, तभी आप कहीं ना कहीं उस तरह से बड़े किंग बन पाएंगे। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अभी तक हमने देखा था कि हिस्ट्री की कैसे डेवलप हुआ और कौन कौन से रूलर्स रहे। अब हम सेकंड जो स्लाइड है उसमें देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। नाउ वी शैल सी द पॉलिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए पॉलिटी में बेसिकली क्या क्या पढ़ना होता है हमें। सबसे पहले उस जो एम्पायर उसमें कौन कौन से पोस्ट हुआ करते थे वो, और उसका जो लोकेशन था, जो प्लेस था वो, जैसे कंट्री, कंट्री से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से विलेज, इस तरह से कैसा डिवीजन था। तो दो चीज हमको पढ़ना होता है इन द पॉलिटी में। एक तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से चलता था, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोकेशन थे वो कैसे डिवाइडेड थे। ठीक है, तो देखते हैं इन द मौर्यन एम्पायर। तो देख सकते हैं आप मौर्यन एम्पायर में किंग जो है सबसे हायर पोस्ट हुआ करता था, सेंट्रलाइज जो पोस्ट था। उसके बाद मंत्री परिषद, मैंने आपको बताया था कि किंग जो है किंग तभी बन पाता है जब उसके पास अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स होते हैं। थर्ड लेवल में हम देखेंगे तो आर्मी होती है। जितना आर्मी आपकी ऑर्गेनाइज्ड होगी, जितना आपके पास, हमने देखा था कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड एलिफेंट उनके पास थे, चैरियट्स थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं द मोस्ट important reason of the Mauryan Empire to be in the होल सब कंटिनेंट वॉज द इट्स पावरफुल आर्मी, है ना। इसकी पावरफुल आर्मी से ही आर्मी, मंत्री परिषद, इस तरह से दो तीन फैक्टर हुआ करते थे उस समय फिजिकल। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी हमारा जो डेवलप कंट्री है, अगर हम प्रेजेंट से कंपेयर करें तो आप अभी देखेंगे कि जो भी कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मिसाइल्स ज्यादा है एंड वेपन्स ज्यादा है, वो कंट्री ज्यादा पावरफुल होएगी, है ना। तो आप देखेंगे साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, पैसे, जिसके पास ये दो चीज ज्यादा है आज जो है वो कंट्री पावरफुल हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले आर्मी, और आर्मी किस पे डिपेंड होता था, आर्मी डिपेंड होता था आपके मैन पावर पे। जितने आपके पास मैन होंगे उतनी ज्यादा आपकी आर्मी होगी। तो लोग क्या है 2 मैरिज, 3 मैरिज, 4 मैरिज ये करते थे, ताकि अचानक से, तो वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम 2-4 मिसाइल बना ले, फिजिकली पे हम डिपेंड थे। तो इसीलिए राजा हो गया या फिर जो सैनिक हो गया, नॉर्मल सोल्जर थे, वो भी मल्टीपल मैरिजेस करते थे ताकि हमारे पास ज्यादा ज्यादा मैन पावर आ सके। और कोई रास्ता भी नहीं था, या तो हम दूसरे जो वॉर जा रहे हैं वहां से वॉर में अगर कुछ हम सोल्जर्स जीत के लेके आए तो ये था। तो सबसे इजी था कि हम फ्यूचर को देखते हुए ज्यादा मैरिजेस करके हम आर्मी तैयार करें। तो उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं कि मौर्यन पीरियड में, हर पीरियड में ये बात था। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, एक ही मिसाइल आपके कई कई जो आर्मीज है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आप देख सकते हैं आज का जो कंपैरिजन होगा तो आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जिसके पास ज्यादा पावरफुल होगी वही कंट्री जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वही ज्यादा पावरफुल होगा। तो देखिए आर्मी होता था थर्ड नंबर में, आर्मी और कॉमन पीपुल। ये कॉमन पीपुल भी ऐसा था कि कभी कभी जैसे जरूरत पड़ता था तो यही जो है सोल्जर भी होते थे और इनको भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, किंग, मंत्री परिषद, आर्मी और कॉमन पीपुल। जब चारों स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होता है तो एक कंट्री जो है स्ट्रांग होती है। अगर आप अभी इंडिया में बोलेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है एंड पीपुल है, दोनों अगर स्ट्रांग होंगे तभी ये इंडिया क्या है कि स्ट्रांग बन पाएगा, या कोई भी कंट्री, यानी जिसके पीपुल और जो गवर्नमेंट है दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, गवर्नमेंट को पीपुल बनाती है और पीपुल जो किस तरह से एजुकेशन होंगे उसको गवर्नमेंट बनाती है। तो पीपुल गवर्नमेंट दोनों, द बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर दोनों बैलेंस होकर के चलेंगे तभी जो है कंट्री समझ जाइए प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट क्लासिफिकेशन। एंड देखिए देयर वर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। जो स्टेट होता था ऐसा जो कौटिल्य उन्होंने अपने बुक में लिख रखा है, अर्थशास्त्र के जो बुक है जो हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल रिसोर्सेस में, उसमें उन्होंने लिख रखा है कि जो स्टेट है उसके 7 एलिमेंट्स हुआ करते थे। सबसे पहला था राजा, द किंग, अमात्य, द सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज मीन्स मिनिस्टर्स, जनपद यानी टेरिटरी, जितना आपके पास लोकेशन होगा, जितना जनपद, ये सब एलिमेंट है ना, इन सब से राज्य बनता था। दुर्ग भी होना चाहिए यानी फोर्ट, फोर्ट मीन्स कैपिटल होना चाहिए जो कि आपका घिरा होना चाहिए दीवार से। कोषा, कोषा यानी क्या होता है, द ट्रेजर, यानी जितना आपके पास पैसा होगा
उतना राज्य आपका ऊपर जाएगा। सेना भी होना चाहिए, पैसा भी है और सेना ही नहीं है तो फिर आपको उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो सेना होना चाहिए, मित्र भी होना चाहिए। अगर आपको आईआर बनाना है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप मित्र बनाते जाइए, आपका एक्सपांड करते जाइए, या तो लड़िए या तो एक्सपांड करते जाइए, ठीक है। दिस वाज द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब देखिए जो लोकेशन है, जो टेरिटरी है, उसको कैसे डिवाइड किया गया था। तो सबसे जो मेन पार्ट था वो था चक्र। चक्र, उसके बाद उससे छोटा था आहार या फिर विषय, एंड उसके बाद संग्रंथ एंड ग्राम। ये आ सकता है क्योंकि मौर्यन एम्पायर है, कभी कभी नाम से ही आ जाता है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस होते हैं पीटी के, वो वन लाइनर होता है, टू लाइनर होता है, थ्री लाइनर हो सकता है ना। ये भी आप देखिएगा प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर। उसके बाद आप देखेंगे इजी, एक मीडियम और एक टफ, ठीक है। ये तीन तीन लेवल होते हैं। जब पीटी का आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से देखना है कि वन लाइनर कहां से आ रहा है, टू लाइनर कहां से आ रहा है, थ्री लाइनर कहां से आ रहा है, कितने इजी रहते हैं, कितने मीडियम रहता है, कितने टफ रहता है। और इस सब को मिला करके हमको 50 to 55 करने की कोशिश करना है। इतना ही कट ऑफ जा रहा है तो आपको इतना ही, अगर ये एग्जाम एग्जैक्ट है ना, ये क्या है, एकदम 100% होना चाहिए। वैसे तो आप 75 करने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के 55 आते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए चक्र, चक्र ने जो हाईएस्ट, जो बिगेस्ट डिवीजन था ऑफ द स्टेट, वो था चक्र। उसके जो रूलर थे उसको क्या बोलते थे, राष्ट्रपाल या फिर कुमार। यही इसको जो गवर्न करता था चक्र का। राष्ट्रपाल यानी बड़ा पोस्ट होता था। अब देखिए आहार या फिर विषय, डिस्ट्रिक्ट जैसे होता है अभी, वैसे ही आहार होता था, या फिर विषय जिसको बोलते थे प्रादेशिक या फिर राजका। ये राजुका, इसका जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था वो प्रादेशिका या राजुका करता था, ठीक है। संग्रंथा 10 विलेज है, उसका ग्रुप को संग्रंथा बोले थे, यानी समझ जाइए कि एक ब्लॉक की तरह, ठीक है। ब्लॉक जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक होता है कि बहुत सारे विलेज को मिला करके, तो यहाँ 10 विलेज होता था, उसको बोलते थे संग्रंथा। उसका जो रूलर होते थे उनको बोलता था गोपा। अब ये देखिए कि गोपा, व्हाट वाज द टर्म गोपा। इस तरह से क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी डील करेंगे। अभी तो आप जानिए कि गोपा यानी समझ जाइए कि 10 गांवों का रूलर। ग्राम तो छोटा इकाई था ही था, जो कि वैदिक कल्चर से हमारा चला आता जा रहा है। विलेज, ग्रामिक इसका होता था। तो देखिए ग्रामिक, गोपा एंड प्रादेशिक एंड राष्ट्रपाल। तो ये देख सकते हैं 4 भाग में ये डिवाइडेड था, ठीक है। अब आप देखिए जो मौर्यन एम्पायर था वो सेंट्रलाइज था। तो आप देख सकते हैं 4-5 डिवीजन है। जो नॉर्थ था उसको प्राची बोला था, तो उसका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। अगर हम नॉर्थन साइड में देखेंगे, उत्तर प्रथा, तक्षशिला इसका जो है कैपिटल था। यहां पर आप देख सकते हैं अवंती राष्ट्र उज्जैन, एमपी के आसपास है ये अवंती राष्ट्र उज्जैन। और इधर देखेंगे कलिंगा, तोशाली, ये इसका जो कैपिटल था। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल, नॉर्थ एंड यहाँ पर ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथ। तो जो एम्पायर है वो काफी पूरे इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। अब कुछ हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो स्पेशल नेम से कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं इस पर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। मैंने बताया था किंग, और किंग के बाद जो है द मिनिस्टर काउंसिल, मिनिस्टर काउंसिल के बाद आर्मी, आर्मी के बाद आप देखेंगे वेरियस पोस्ट वाज क्रिएटेड इन द मौर्यन एम्पायर। इससे भी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सन्निधाता, ठीक है। सन्निधाता आप देख सकते हैं चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, जो भी इनके पैसे का, खजाने का लेन देन जो करता था वो समझ जाइए कि सन्निधाता बोला जाता है, ठीक है। समाहर्ता, समाहर्ता ने क्या हो जाएगा, कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू। जो भी रिवेन्यू आ रहा है उसका कलेक्टिंग करने वाला कौन था, समाहर्ता। किस लॉजिक से याद करेंगे, सन्निधाता। सन्निधाता यानी कि समझ जाइए कि पैसे का जो भी ऑफिसर है वो समाहर्ता। समाहर्ता यानी कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर। अब आप देखेंगे यहां पर व्यवहारिका, व्यवहारिक यानी क्या होता था, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थीय न्यायालय, मतलब सिविल कोड। सिविल कोड का क्या होता था, व्यवहारिक। व्यवहारिक आप याद रखिएगा, व्यवहारिका यानी सिविल जज। जो भी आपका सिविल अफेयर्स होता था उसके जो सिविल जज होते थे। आप देखिएगा अभी भी क्रिमिनल कोड एंड सिविल कोड दो अलग अलग होते हैं। जो नॉर्मल डीएम होता है या फिर कलेक्टर होता है वो सिविल कोड का जज होता है, वो वहां पर फैसले देता है। लेकिन आप देखेंगे क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल जो अफेयर्स है, वहां पर आप देखेंगे कि वो क्रिमिनल अफेयर्स जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो सब क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, क्रिमिनल अफेयर्स। लेकिन सिविल अफेयर जैसे कोई जमीन का विवाद हो गया, ये सब आप देखेंगे लोक अदालत जैसे बोला जाता है, वहां पर भी कुछ कुछ केस होते हैं। तो ये सब सिविल अफेयर। तो अभी भी आप देखेंगे पूरे मामलों को 2 भाग में डिवाइड किया गया ना। एक तो दीवानी फौजीदारी हिंदी में बोलते हैं। दीवानी मीन्स जो भी सिविल अफेयर्स है, फौजीदारी मीन्स क्रिमिनल अफेयर्स।
वैसे ही यहाँ पर जो कोर्ट है वो भी अलग अलग हो गए थे, तो अलग अलग में देखिएगा व्यवहारिक जो था वो यहीं से आप देख सकते हैं कि मौर्यन पीरियड से ही कहीं ना कहीं लिया गया होगा कि व्यवहारिक यानी क्या होता था, जो सिविल कोर्ट के जज है उसको व्यवहारिक बोलते थे, और प्रदेष्टा प्रदेष्टा यानी क्या होता था, क्रिमिनल कोर्ट का जो जज होते थे उसको प्रदेष्टा। तो देखिए व्यवहारिक और प्रदेष्टा, तो वीपी कोर्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र कौन था, प्रोपेगेटर ऑफ धम्मा, क्रिएटेड बाय अशोका। जो धम्म महामात्र है बताया था ना अशोका, जिनको ऐसा लगा था कि मुझसे बहुत बड़ा सीन हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, तो उन्होंने एक पोस्ट ही नया क्रिएट कर दिया, धम्म महामात्रा। नया पोस्ट लाने के बाद आप देखेंगे कि वो जो है धम्म का प्रचार करता था, ठीक है। राजुका आप देख सकते हैं, पटवारी जो होते थे उसको राजुका बोला जाता था। गोपा भी हमने देखा कि जो 10 विलेज है उसका जो भी हेड होता था उसको गोपा बोलते थे, और यही रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट, अकाउंट का भी रिस्पॉन्सिबल गोपा होता था, ठीक है। संस्थान आप देख सकते हैं, स्टेशनरी डिटेक्टिव, उस समय में डिटेक्टिव होते थे, जैसे अभी आप देखेंगे रॉ एजेंट वगैरह रहते हैं, उस तरह से उस समय में डिटेक्टिव होते थे, जो एक जगह पर रहता था एक सिटी पे, उसको बोलते थे संस्थान। संस्थान आप देखेंगे कोई भी संस्थान, जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, तो हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संस्थान मतलब क्या होता है, एक जगह पर रुका हुआ, एक जगह पर रुका हुआ उसको बोलते थे संस्थान, और वो डिटेक्टिव का काम करता था। संचारी, संचारी यानी क्या होता है, संचार करना, संचार करना मीन्स वॉन्डरिंग डिटेक्टिव, जो अलग अलग जगह जा जा करके गुप्तचर यानी समझ जाइए कि वहां की जो न्यूज लेकर के आता था वो था संचारी। प्रदेशिका यानी होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप देख सकते हैं प्रदेशिका तो कभी कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो एंशियंट इंडिया में कौन सा ऐसा डायनेस्टी थी जहां पर डीएम का पोस्ट क्रिएट किया गया था, तो प्रदेशिका बोलते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये तो हुआ आपके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसियल्स। अब हम देखते हैं आर्मी के बारे में कि आर्मी कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था इन द मौर्यन एम्पायर, और उसके साथ साथ सोसाइटी किस तरह से हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देखिए पॉलिटी में जो थर्ड पोस्ट, जो थर्ड पार्ट है वो है आर्मी, ठीक है। आर्मी में आप देख सकते हैं आर्मी वार कंस्ट्रक्टेड बाय 5-6 जो पार्ट में, और वो जो है 5 जो मेंबर्स है उसको एक एक पार्ट में 5 मेंबर्स को गवर्न करते थे, है ना। मतलब आप देख सकते हैं 5-6 यहाँ पर पार्ट है, और हर मेंबर हर पार्ट में 5 जो है सोल्जर्स जो है स्पेशल अपॉइंट किए जाते थे, तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, तो 30 मेंबर है, कैरिड आउट बाय अ बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर। 30 ऑफिसर थे वो पूरे आर्मी को गवर्न करते थे, और एक एक जो बोर्ड है उसमें जो 5 ऑफिसर्स है उसको अपॉइंट किया गया था। 6 यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, 6 मिनिस्ट्रीज बोल सकते हैं, जो डिफेंस थी उनकी जो आर्मी थी उसको 6 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। एक एक डिपार्टमेंट में 5 जो सोल्जर्स थे वो गवर्न करते थे। एक से गलती हो सकता है लेकिन 5 गवर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के चांस कम होते थे। सबसे पहला जो था इन्फेंट्री हमने देखा था, कैवेलरी, चैरियट्स, एलिफेंट, नेवी यहाँ पर देख सकते हैं, नेवी कहीं ना कहीं द मौर्यन पीरियड में पार्ट का हिस्सा था। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी था, तो यहाँ पर आर्मी भी देखिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। अब सोसाइटी में देख सकते हैं, सोसाइटी में नॉर्मल फार्मर, सोल्जर्स, फिलोसोफर, आर्टिसियन एंड हर्ट्समैन ये सब थे। नो स्लेवलरी, आप देख सकते हैं कि वहां पर दास प्रथा नहीं था इन द मौर्यन एम्पायर में, क्योंकि आप जान सकते हैं जब सबके पास पैसा है तो दास बनेगा कौन, ठीक है। अब एक खास चीज याद देखने की बात है कि वुमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन एंड एंजॉयड फ्रीडम। जो वुमेन थे उनको हाई पोजीशन मिलता था, और उनको वो एंजॉयड करते थे फ्रीडम को। बॉडी गार्ड्स, आप किंग भी इनको बनाया गया था वुमेन को, परमिटेड टू हैव डिवोर्स ले सकते हैं या फिर रीमैरी कर सकते थे कौन, जो वुमेन थी उनको। ऐसा नहीं कि एक से कर लिए, अगर आप वो हस्बैंड अच्छे नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको वो रीमैरी करने का या डिवोर्स लेने का फुल परमिशन था। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटी। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ द मौर्यन एम्पायर, उसके साथ साथ इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देख सकते हैं पाटलिपुत्र जो है इनका कैपिटल था, है ना, जो सेंट्रल रीजन था, जो प्राची था, उसका जो कैपिटल वाज द पाटलिपुत्र। अब देखिए ये गंगेटिक प्लेन के आसपास है, मतलब आप देखिए फर्टिलिटी लैंड था ये। कोल माइंस भी आप देख सकते हैं, उड़ीसा पास में लगा हुआ, तो कोल माइंस एंड आयरन माइंस भी इसके पास था, इसीलिए आर्मी के लिए जो वेपन्स है वो सब यहाँ पर आराम से बन जाते थे। तो आप देख सकते हैं गंगेटिक प्लेन होने के कारण फर्टिलिटी है, तो एग्रीकल्चर। आप देखेंगे कि पहले जो डायनेस्टीज थी वो आप देखेंगे रिवर के किनारे ही बनी थी, तो रिवर के किनारे फर्टिलिटी होता था, एग्रीकल्चर हो जाता था, अच्छा होता था, और उसके साथ साथ आप देखेंगे आयरन जहां पर मिलता था तो आर्मी के लिए वेपन्स वगैरह बनाने में काफी इजी जाता था।
इकोनॉमी की बात करें तो वही है, इकोनॉमी जो पूरा पूरा बेस्ड होता है कहीं ना कहीं टैक्स पे। तो आप देख सकते हैं 1/4 से 1/6 का द प्रोड्यूस वो टैक्स होता था। इरिगेशन फैसिलिटी भी दी जाती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि रिवर है तो इरिगेशन फैसिलिटी दी जाएगी। टोल्स लगाया जाता था ऑन द कमोडिटीज ब्रॉट टू द टॉयल फॉर द सेल। माइनिंग भी चलता था, मैंने बताया कि यहाँ पर माइंस है, कोल माइंस है, आयरन माइंस है, तो माइनिंग भी चलता था। फॉरेस्ट पर भी इन वर्क करते थे। साल्ट प्रोडक्शन भी चलता था एंड लिक्वर कंजम्पशन, लिक्वर का भी प्रोडक्शन चलता था। तो दिस वाज द मेजर एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं, लेकिन ये भी काम करते थे, हम बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो केव ये बनाते थे काफी, केव यानी कि समझ जाइए नेचुरल, जहां पर पत्थर है उसको काट करके गुफा वगैरह बना रहे हैं, स्तूप बनाने लगे। फिर उसके साथ साथ एडिक्ट्स, आप देख सकते हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, शिला लेख जिसको बोल सकते हैं, वो एडिक्ट्स है। तो रॉक एडिक्ट पहले तो पत्थर में बनाने लगे, केव एडिक्ट्स गुफा में बनाने लगे, फिर पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते थे, केव में बना दिए तो वहीं पर सिचुएटेड हो गया। रॉक को भी ले जाना उतना आप देखिए कि पॉसिबल नहीं था, तो पिलर एडिक्ट। तो इस तरह से 3 तरह के एडिक्ट्स हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है बराबर का केव। बराबर केव्स आप देख सकते हैं जहानाबाद में सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नागार्जुन केव्स है वो गया में होता है। इसका डिटेल्स आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं कि इसने को किसने बनवाया था, किसने किसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 2 फेमस केव्स इन द मौर्यन एम्पायर। अब हम देखते हैं एडिक्ट के बारे में कि एडिक्ट्स मेन मेन क्या क्या है, मेजर मेजर एडिक्ट, और इसे किसने खोजा था। तो इस तरह से हमारा मौर्यन एम्पायर कहीं ना कहीं मेजर मेजर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखेंगे अशोकन एडिक्ट्स के बारे में। ठीक है, एडिक्ट्स क्या होता है? एडिक्ट्स होता है राज विज्ञप्ति। मतलब समझ जाइए कि अशोका ने अपने जो भी डायनेस्टीज थी उसमें पीपुल्स के लिए कुछ, जैसे समझ जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करा रखा है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज बता रखा है कि आपको ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। सेम वैसी जैसे हमारे अभी पॉलिटी में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस सम फंडामेंटल ड्यूटीज टू इट्स सिटीजन, उसी प्रकार से अशोका ने भी अपने नागरिकों के लिए कुछ एडिक्ट जारी किया था। ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी, उसको आइए देखते हैं। अब देखिए अशोकन एडिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज 3 कैटेगरीज। देखिए अशोकन एडिक्ट्स यानी क्या होता है, जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर उन्होंने जो निकलवाया था, इंक्रिप्शन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले था रॉक एडिक्ट। सबसे पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उसमें वो अच्छी अच्छी बातें लिखवाते थे। फिर जैसे ही उनका जो आर्किटेक्चर है उन्होंने डेवलप किया, केव बनाना है ना, केव यानी गुफा बनाना, पत्थर को काट कर करके, तो फिर उन्होंने वो जो एडिक्ट्स है वो गुफा में लिखना चालू कर दिया। उसके साथ जब उन्होंने पिलर बनाना चालू कर दिया था, तो फिर एडिट को पिलर में लिखना चालू कर दिया। देखिए पत्थर में जो बना दिए, पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, फिर जैसे आपका कैपिटल बदल रहा है या फिर डायनेस्टीज बदल रही है या आपका सिटीज बदल रहे हैं, तो उसको वहां से वहां मूव करना काफी डिफिकल्ट होता था। केव में तो बना दिया तो वो तो परमानेंट हो सकता था। इसीलिए आप देखेंगे पिलर में भी उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू की, और किस तरह से हम देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से पिलर को भी मुगल जो एम्परर थे उन्होंने भी अपने अशोका के जो प्लेसेस है वहां से दिल्ली जो है ट्रांसफर किया था। तो देखिए 3 तरह के एडिक्ट्स जो है अशोका ने छपवाए थे, रॉक यानी पत्थर में रॉक एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, पद्रेटी फैंथेलर इन 1750 1750 में जो डिस्कवर्ड किया गया पहला कि अशोका के समय का ये सब जो एडिक्ट्स है वो है पद्रेटी फैंथेलर की तरफ से। ठीक है, और डेपिक्टेड पढ़ा कितने, खोज तो लिया गया था 1750 में पद्रेटी फैंथेलर के द्वारा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। 87 सालों बाद जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में इसको पढ़ा गया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि अशोका के जो है इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स को सबसे पहले किसने रीड किया, तो जेम्स प्रिंसेस। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, वन लाइनर क्वेश्चन में आया हुआ है। अब ये देखिए ये भी आ सकता है किसने खोजा या कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है किस टॉपिक पर लिखा गया, ये भी कभी कभी आ सकता है ना। तो हमको एक नजर मारना है, बाकी ऑप्शन में तो काम आ गई आएगा। और अगर मेंस में भी है तो मेंस में मेन मेन आपका चलेगा। प्री के लिए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी प्री में भी ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैंने पढ़ा है तो ये हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम जो है इजीली आप एनालिसिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आइए 1 से लेके 14 तक। ये याद रखिए रॉक एडिक्ट्स जो है पत्थर में बने थे वो 14 थे, क्योंकि आप जानोगे कि जो भी लेसन था उन्होंने पत्थरों में लिखवा दिया था।
फिर पिलर एडिक्ट जो है 7 है, ऐसा बोला जाता है कि 7 है। तो देखिए जस्ट आधा हो गया। तो ये जो है रॉक एडिक्ट, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। देखिए पहला जो था फर्स्ट, दैट वाज ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, जो भी पशु की बलि दिए जा रहे हैं उस पर रोक लगा दिया था अशोका ने। आप देखेंगे कलिंगा जो वार था उसके बाद वो काफी बदल गए थे। तो आप वैसे भी देखेंगे बुद्धिज्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आप देखेंगे किसी भी कीमत पर आपको गुस्सा नहीं करना होता। तो सबसे पहला जो है रॉक एडिक्ट वो था एनिमल के प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी रोकता है ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, एक एनिमल को सेक्रीफाइस करने से रोकता है। सेकंड किसके बारे में था, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड एनिमल्स, एक तो मारो मत उनको और उसके साथ साथ मैन जो भी लोग हैं और एनिमल्स है उनके ट्रीटमेंट के बारे में दूसरा। तो देखिए किस तरह से अशोका जब दूसरे को मारे उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने पहला तो रोक लगाया, उसके साथ साथ सेकंड में बोला कि उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा बोला कि अब बताया कि रिलीजियस रूल क्या है, धार्मिक कुछ रूल बताए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो पशु पक्षी है उनको मारना बंद करो, दूसरे बात उसको ट्रीटमेंट वगैरह दो, तीसरा बताया कि अब रूल्स क्या होता है, जो भी धर्म वम है उनके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में क्या बोला, धम्म घोष से भेरी घोष। अब बोला कि धम्म घोष जो है हमारी जो वॉर पॉलिसी थी वो बदल जाएगी, अब हम पीस पॉलिसी में काम करेंगे। तो धम्म घोष वाज द वॉर पॉलिसी एंड भेरी घोष वाज द पीस पॉलिसी। फिफ्थ में बोला कि अपॉइंटमेंट ऑफ डीएम, डीएम यानी क्या होता है, धम्म महामात्र। सबसे पहले तो धम्म समझाया कि क्या होता है एंड उसके बाद उसके लिए जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट किया, तो उसको बोलते हैं डीएम यानी धम्म महात्मा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझिएगा, ये है डीएम धम्म महामात्र। उसके बाद 6 में बताया इंस्ट्रक्शन टू डीएम, अब धम्म महामात्र का क्या क्या काम होंगे वो 6 जो रॉक एडिक्ट है उसमें बताया गया था। सेवंथ देखते हैं, सेवंथ क्या बताया, टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स। ये बताया कि जैसे हम अब बुद्धिज्म का जो भी है प्रचार करने तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हिंदुज्म वाले भी आएंगे, तो हमको उनसे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। ये सब सीखना चाहिए अभी के लोगों को कि अगर आप अपने इफ यू आर एडवर्टाइजिंग योर रिलीजन तो आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए, आप प्यार से उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके रिलीजन में इतनी पावर होगा तो वो अपने आप उसको फॉलो करने लगेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो धर्म जो है पीसफुल तरीके से समझाया जाता है एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं हमने देखा था लास्ट क्लास जो भी हमने किया रिलीजन में कि गोल तो सबका सेम है, तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करके गोल तो सबका सेम है तो आपस में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट, ये अशोका ने उस समय समझाया था। देखिए आप जो भारत को विश्व गुरु बोला जाता है ना, वो सब ऐसे ही जो फिलोसोफर्स थे। देखिए किंग थे अशोका, उसके साथ साथ फिलोसोफर्स भी थे। तो कभी भी जो देश है वो विश्व गुरु केवल नाम से नहीं बनता है, जब तक वहां के जो लोग हैं उस तरह से सोचने वाले नहीं होंगे तब तक वो विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में जो भी जनरेशन आ रहा है, जो ओल्ड जनरेशन से, वो थोड़ा सा सीरियस थे, वो फिलोसॉफिकल थे, एनालिटिकल थे। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन आप देखेंगे केवल पैसे के पीछे ही भागते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है पैसे को। अब जो आने वाला जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी और रील्स पे जा रहा है ज्यादा, वो भी रील्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, फेम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो एक जनरेशन था जो ट्रेडिशन पे आते थे, जो ओल्ड जनरेशन बोल सकते हैं, वो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे कि ट्रेडिशन ही हमारा सब कुछ था। जो उसके बाद जनरेशन आया वो इकोनॉमी एंड मनी, मनी जो है मनी अर्निंग उस पर फोकस किया। जो अभी का जनरेशन है वो आप देख सकते होंगे रील्स हो गया, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इसमें आ गए। लेकिन जो मेन जो वेल्थ था ऑफ द एंशियंट इंडिया वो कहीं ना कहीं भूल गए, जो फिलोसॉफी थी वो, है ना। तभी विश्व गुरु नहीं बन पा रहा, तो बहुत सारे चीजों पे हमको काम करना पड़ेगा, ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, अब देखिए एट्थ जो रॉक जो एडिक्ट था उसमें बताया गया था धम्म यात्रा। अब बोला गया ये सब तो बता दिया गया, डीएम अपॉइंट कर दिया गया, उनको इंस्ट्रक्शन भी बता दिया गया, और ये बता दिया गया कि जब आप जाओगे बाहर तो कोई भी धर्म के लोग अगर आते हैं, हिंदुज्म, मुस्लिज्म, इस्लामिक कल्चर, तो आप उनसे लड़ना नहीं है, आपको केवल बताना है। उसके बाद अगर लोग चाहेंगे तो वो खुद अडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद धर्म यात्रा के बारे में बताया उसने, एट्थ जो रॉक एडिक्ट है, धर्म यात्रा कहाँ कहाँ की गई, कैसे कैसे की गई, क्या क्या करना होगा हमको यात्रा में, ये सब। उसके बाद देखिए नाइन्थ वाले में अटैक ऑन सेरेमनीज, जैसे ही सेरेमनीज जो है, जैसे बर्थ सेरेमनी और मैरिज सेरेमनी। ठीक है, बर्थ सेरेमनी में क्या होता है, जैसे किसी का जन्मदिन हो रहा है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं। मैरिज सेरेमनी भी आप देखेंगे, जो शादी वगैरह आजकल तो देख रहे होंगे, चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो, अब तो कोई रिलीजन बचा नहीं है। पहले आप देखेंगे इस्लामिक कल्चर के जो मैरिज थी वो थोड़ा सा चीप सिस्टम में, मतलब
सिंपल नॉर्मल तरीके से कर दी जाती थी। लेकिन आजकल उनमें भी मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं आ गया है और मैरिज में बहुत ज्यादा पैसा लोग खर्च करने लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनको पैसे मिले हुए हैं और वो खर्च कर सकते हैं, उनका पर्सनल जो राइट्स है हो सकता है। लेकिन आप देखिए इंडिया में अभी भी कुछ लोग मैरिज तो क्या एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं ना, और एक तरफ हम उस मैरिज को कहीं ना कहीं ऐसे जगह दिखा रहे हैं, मैरिज में जैसे हाई फाई मैरिज है उसमें भी आते हैं सब पैसे वाले हैं, जबकि वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स अगर आप उस तरह से मैरिज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कंपलसरी जो एक एक क्लास है इंडिया में, वो एजुकेशन भी नहीं दे पा रहा है, हेल्थ भी नहीं दे पा रहा है अपने बच्चों को, और एक तरफ हम देखेंगे जो अपर क्लास है वो ऐसे मैरिज जो करता है जहां पर आप देख सकते हैं कि वो पैसा वेस्ट हो जाता है। जो आते हैं वो भी हाई फाई क्लास के होते हैं, उनको भी उतना जरूरत नहीं होता, केवल ट्रेडिशनल के नाम पे आते हैं। तो यही जो है अशोका जो है उन्होंने उस समय बर्थ जो सेरेमनीज थी और मैरिज सेरेमनीज, इस पर उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, बोला था कि जब तक हमारे स्टेट में जब तक सभी के पास इक्वलिटी नहीं आएगी, इक्वल पावर नहीं आ पाएगा, तब तक हमको ये कोशिश करना चाहिए जो हम अपने मैरिज जो सिस्टम है उसको करते हैं तो उस पैसे को हमको जो जरूरतमंद है उनको देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब सब इंडिया में सबके पास लगभग बराबर पैसे हो या बराबर कैपेबिलिटी हो या बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर रहे हो, तब आप ये ऑप्शनल वाले या फिर इंटरटेनमेंट वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अशोका ने बोला था और अभी तो आप देखेंगे वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला था। 10वें नंबर के जो रॉक एडिक्ट्स है उसमें डिनाउंस फेम एंड ग्लोरी। जो भी बोल देखिए फेम एंड ग्लोरी को उन्होंने बहुत नकार दिया था, बोला था बर्थ क्यों करते हैं हम, बर्थ सेरेमनी क्यों करते हैं हम अपनी शान दिखाने के लिए, मैरिज सेरेमनी क्यों करते हैं शान दिखाने के लिए। उसके बाद भी लोग परेशान रहते हैं, आप देखेंगे करोड़ों लाखों में शादी होती है, उसके बाद भी डिवोर्स पे डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे को ही सब कुछ समझा। और पैसे जो जो फेम है, जो एक्सटर्नल आप देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन है वो तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो डेकोरेशन है उसको पैसे से आप नहीं खरीद सकते। उसको एक ही चीज दे पाएगा आपको, नॉलेज। ठीक है, अगर आपके पास सही नॉलेज है चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, तभी आप शांति आपको मिल पाएगी। अदरवाइज आपको शांति की चीजें तो मिल सकती है, आप बेड खरीद सकते हैं करोड़ों लाखों का, आप कार ले सकते हैं करोड़ों लाखों का, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास रिलीजियस जो नॉलेज नहीं है, तो आप वहां कार में भी आप देखेंगे कि खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े इंजीनियर, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है वो भी कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब वही होता है कि फेम और ग्लोरी और लैक ऑफ नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज है, हमने प्रोफेशनल नॉलेज तो ले लिया लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं लिया, इस वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है और आगे भी देखिएगा आएगी आएगी। आप प्रोफेशनल में पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आप पीस नहीं कमा पाएंगे, जो कि आपको पैसे से नहीं मिलता। इसीलिए आप देखेंगे विदेशों वगैरह में जो पैसे कमा चुके हैं या फिर डेवलप्ड कंट्री है, वो भी उतने हैप्पी नहीं है जितना इंडिया के लोग हैप्पी है। फैमिली लाइफ अगर देख लें, सोशल लाइफ में भी, तो जो डेवलप कंट्री है वहां डिवोर्स वगैरह बहुत आम बात है। मैरिज भी वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है कि ये अगर हमारा चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। ठीक है, तो वैल्यूज वहां नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में चाहे आप देखेंगे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कहीं ना कहीं फैमिली जो है बहुत समय तक चल पाती है। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये सब हमको एजुकेशन में भी जानना चाहिए कि व्हाट वाज द बेसिक वेल्थ ऑफ द एंशिएंट इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं जानते। हमारा भी कंसर्न अब डेवलप होने का हो गया, लेकिन डेवलप होने के बाद भी जरूरी है एक डेवलप कंट्री होना एक लिमिट तक नेसेसरी, बट उसके साथ साथ हमको अपने ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फेम एंड ग्लोरी को भी ऑन किया। 11वें में अगर हम देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ धम्मा, धम का फिर से डिटेल में बताया, ये सब बता दिया, फिर डिटेल बताया 11वें नंबर में। ठीक है, 12वें में क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डीएम, डीएम मैंने धम महामात्रा वुमेन, मैंने बताया था कि बॉडीगार्ड जो किंग के वो भी वुमेन रहती थी, वुमेन को काफी पोस्ट भी दिया था इन द मौर्यन एम्पायर। 13 में देखिएगा वॉर ऑफ कलिंगा, ये याद रखिएगा वॉर ऑफ कलिंगा का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसमें दिया गया, 13 रॉक एडिक्ट में, ये रॉक एडिक्ट चल रहा है। ठीक है, 14 में डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपुल, पीपुल को क्या करने चाहिए ये सब दिया गया। तो देखिए फर्स्ट में तो एनिमल को मारने से रोका, दूसरे में क्या किया, उनका ट्रीटमेंट कराया, तीसरे में रिलीजन बताया, चौथे में आपका भेरी घोष को अपनाया गया, ये याद रखिएगा, चौथे में भेरी घोष। ठीक है, फोर्थ में अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, फिफ्थ है इंस्ट्रक्शन दिया गया, एंड टॉलरेंस अमंग ऑल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है टेक ऑन सेरेमनीज, ये हो सकता है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डीएम अन। ये तो देखिए पहले नजर में तो आपको सारा पढ़ना है 14-14। ठीक है, उसके साथ जब दोबारा रीडिंग करेंगे तो एकदम इंपॉर्टेंट को आपको करना है। इस तरह से जब आप ट्रिक में पढ़ेंगे ना तब आप कर पाएंगे, क्योंकि
पढ़ तो हम सब लेंगे, लेकिन आपको भी तो कंसाइज पढ़ना है, आप सब कुछ पर ध्यान नहीं रख सकते। तो 100% तो सबको पढ़ना है, और 20% जो आपको स्पेशल स्पेशल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो बनाने हैं ना। इन्हीं 20% से आपको कहीं ना कहीं लिंक आ जाएगा, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा। तो इस स्टडी से हमको पढ़ाई करनी होगी। अब हम देखते हैं, रॉक एडिट तो हमने कंप्लीट कर लिया 14। अब पिलर एडिट के बारे में देखते हैं कि पिलर एडिट को कहां से कौन मंगवाया और क्या किया। इस तरह से मौर्यन एम्पायर कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ पिलर एडिक्ट्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था एक तो रॉक एडिक्ट्स बना था, उसके बाद केव एडिक्ट बना था, उसके बाद पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट्स हमने देख लिया 14 थे, मेजर मेजर हमने देख लिया कि किस तरह से क्या क्या चीजें अकबर जो है अशोका है उन्होंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद केव एडिक्ट का उतना ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। अब यहाँ देखते हैं पिलर एडिक्ट। ठीक है, पिलर एडिक्ट में भी आप देखेंगे जो डिटेल्स उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पिलर एडिक्ट से डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन किसने सिचुएटेड किया। देखिए, सबसे पहला जो फेमस है वो है दिल्ली मेरठ पिलर एडिक्ट। दिल्ली मेरठ, अब मेरठ जो है यूपी का एक जगह है, वहां से दिल्ली लाया गया था बाई फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे मिडाइवल इंडिया तो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली ले आया था। अब यहाँ एक बात सोचने वाली बात है कि वैसे तो आप देखेंगे जो पदरेती है उन्होंने डिस्कवर किया था, और जेम्स जो है जेम्स प्रिंसेप उन्होंने इसको पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब ये सोचने वाली बात ये होगी कि जब मेरठ से दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में, तो क्या इन्होंने डिजाइन दे करके लाया था, या फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी गई होंगी वो ये पढ़ पाए होंगे जो फिरोज शाह तुगलक है उनके डायनेस्टी के लोग। ये तो उसी समय वो फिरोज शाह तुगलक जान सकते हैं ना। हालांकि लेके तो आए थे, उन्होंने देखा होगा कि अरे एक तो पिलर है उसमें बहुत सारे डिजाइन और कुछ लिखा गया है, तो ले आए थे। लेकिन पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए वो उसी के समय पता रहा होगा। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया, इनके समय भी जो बुक लिखा गया उसमें भी ऐसा दिया नहीं गया है कि इनको पढ़ा जा सका हो। अदरवाइज आप देखेंगे उर्दू में ट्रांसलेशन करके कोई ना कोई बुक तो लिखते ही लिखते। तो डिजाइनर जो चीज मिली थी उसी को लेकर के आए होंगे। ठीक है, अब देखिए दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट में देखिए टोपरा से दिल्ली लाया गया था वही फिरोज शाह तुगलक। तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को भी पसंद था, ये चीजें मिली होंगी जब ये शिकार वगैरह में गए होंगे, तो वहां से वो उसको फिर दिल्ली लेके आए। अब देखिए कितना अच्छा डिजाइनर रहा होगा, तभी तो ये लेकर के आए। अदरवाइज नॉर्मल चीज रहता तो वहां से फिर मेहनत करके लेके आना, ऐसा तो नहीं कि जैसे भी ले गए या ट्रक ले गए उसमें डाल दिए। कहीं काफी मशक्कत करना पड़ा होगा, बीच में पहाड़ियां नदियां बहुत सारी चीजें आई होंगी, फिर भी अगर लेके आए तो कहीं ना कहीं डिजाइनर तो रहा होगा। ठीक है, तो आप से देख सकते हैं उस समय आर्किटेक्चर कितना पावर था। तीसरा आप देखेंगे प्रयागराज पिलर एडिक्ट, वो भी अशोका के समय में। तो बताया ना, देखिए कहाँ दिल्ली, कहाँ मेरठ और कहाँ प्रयागराज, तो पूरे इंडिया में जो है मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। इस सब प्रूफ को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको प्रूफ देना पड़े कि मौर्यन एम्पायर में क्या क्या प्रूफ्स थे, तो इस तरह से थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ये ऐड कर सकते हैं। कौशाम्बी देखिए, कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था भाई अकबर। तो अकबर देखिए, अकबर तो वैसे भी दीने इलाही वगैरह रिलीजन जो है चालू किए थे, तो हो सकता है इनको समझ आ गया होगा, इनके समय में जो है इन पिलर एडिट को पढ़ा जा सका हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन वही जान सकते हैं। हमको तो ये पता है कि जेम्स जो प्रिंसेप है उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो इंक्रिप्शन था वो क्या था, रुम्बीदेई नाम से आता है। लॉन्गेस्ट जो था वो था आपका 7th। आप देखिए धम्म यात्रा, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया था, तो धम्म यात्रा के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, उपधा टेस्ट होता था इन द मौर्यन पीरियड में। जैसे आप यूपीएससी होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वैसे ही उपधा टेस्ट होता था इन द मौर्यन पीरियड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कैरेक्टर। आप जो भी चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं या फिर जो पुरोहित बनाने वाले हैं, उनके कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए उपधा परीक्षण या उपधा टेस्ट होता था, ये भी याद रखिएगा। अब आप जो एडवांस आपको काम करना वो क्या करना है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़नी, मौर्यन जो एम्पायर है उसका घटना चक्र का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे हमने मौर्यन पीरियड पढ़ लिया, इससे रिलेटेड प्री में क्या क्या क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, इसके आर्ट एंड कल्चर या क्या पार्ट से, तो ये आप देखिएगा। इससे क्या होगा, जब हम एडवांस करेंगे तो ये आपको काफी बेनिफिट होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप ऑफलाइन स्टडी करते तो मैं आपको ये बताता और चेक करता। तो ऐसे जब टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, हिस्ट्री के एंड पॉलिटी के एंड ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, करंट अफेयर्स के, आपके ऑप्शनल के, सबको टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। उसी टॉपिक को उसी से रिलेटेड आप प्री क्वेश्चन बनाइए, मेंस क्वेश्चन बनाइए, कहीं से भी आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के जो पीछे है वहां पर आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन वाला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया होता, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज से ले सकते हैं। घटना चक्र एक आता है जो डिटेल वाला, जिसमें सारे टॉपिक वाइज दे होते हैं, तथ्य सार नाम से रिव्यू करके आता है, आप देखेंगे
प्रीव्यू प्रीव्यू करके आता है, उसमें भी टॉपिक वाइज दिया होता है, तो वहां से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, घटना चक्र में पूरे सारे एग्जाम के, वन डे एग्जाम, सब एग्जाम के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस तरह के दिए होते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, काफी होगा इतना प्रैक्टिस। आप देखिए यूपीएससी को जितने कम बुक्स से पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। वन डे बुक से हम कोशिश कर रहे हैं, इसका एनसीईआरटी पढ़िए और घटना चक्र से क्वेश्चन कीजिए, और जो भी करंट ईयर जब जब भी इफ यू आर अपेयरिंग इन एनी ईयर, तो उस समय के जो कोचिंग्स है उसके अगर आप ले सकते हैं, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, उसके टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए प्री वाले। अपीयर करते जाएंगे, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, और इस तरह से फिर आप कोशिश कीजिए। इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ये प्री मेंस के क्वेश्चन साथ साथ करते जाइएगा ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आप अगर कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन जिसमें कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मेल जरूर कीजिएगा, तब हम बैच के अकॉर्डिंग ही क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लिए और किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, बैच वाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगा तो आप बताइएगा। अभी तो आप खुद से अगर कर रहे हैं, कहीं भी है वेयर आर इंडिया, तो वैसे तो आपको खुद से भी हो सकता है, अगर आपको क्लास की जरूरत पड़े तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहीं से भी मिले उसको कोशिश करना है, और उन सबको एक कॉपी में लिखना है। जैसे आप देखिए मौर्यन पीरियड का एक अनफॉर्चुनेट बात बोलेंगे कि इससे रिलेटेड बुक आपको मिलेगा नहीं, है ना। बुक कैसा नहीं मिलेगा, मौर्यन एम्पायर पे तो बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, लेकिन मौर्यन एम्पायर के प्री रिलेटेड क्वेश्चन या मेंस रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी यूपीएससी में आए हुए, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अलग अलग एक तो 5 के जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे टॉपिक वाइज, उसमें हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में भी मौर्यन पीरियड में जाएंगे। मौर्यन पीरियड के क्वेश्चन को प्री और मेंस दो में ब्रेक करेंगे, कौन सा प्री में आया कौन सा मेंस में आया, उसको आप एक नोट्स बनाइएगा कि ये प्री के क्वेश्चन है और मेंस के क्वेश्चन है। और भी कहीं से आपको मिलते हैं मौर्यन एम्पायर जो प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी लेवल के, वो कहां से मिलेंगे, वो टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। जैसे विजन आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, नेक्स्ट आईएएस है, फोरम आईएएस है, बाजीराम एंड रवि आईएएस है, अन अकेडमी है, पीडब्ल्यू है ना। इन सब के जो प्री क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने भी इस टॉपिक पर टॉपिक वाइज अगर वो टेस्ट सीरीज बनाते होंगे तो ठीक है। मिक्स टेस्ट सीरीज में आपको समझ नहीं आएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अगर वो बनाते होंगे, वहां से आपको मौर्यन एम्पायर देखना है, वहां से आपको प्री के क्वेश्चन देखना है, उसको अपने नोटबुक में नोट करना है। तो इस तरह से देखिए, मौर्यन एम्पायर से प्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, ठीक है। और मेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो सबको आपको बनाना है और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो आप मौर्य एम्पायर में ही आप देखेंगे एक बुक लिखा गया कौटिल्य का, अगर अर्थशास्त्र ही देखोगे तो 15 चैप्टर्स है उसमें, ठीक है। यही पढ़ते जाओगे तो इसमें ही पीएचडी कर सकते हो। तो हमको वो काम नहीं करना है, हमको केवल बुक लिखनी है, बुक देखना है, कम नॉलेज हमको लेना है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस ज्यादा करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी सिलेक्टेड है वो बोलते हैं प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है। तो ये सब बुक आप देखिएगा। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, कोई एक आध रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस है प्री के, मेंस के और इंटरव्यू के, इंटरव्यू भी बात कीजिए अपने दोस्त वगैरह से, इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आप एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर प्री, मेंस और क्वेश्चन जो इंटरव्यू के क्वेश्चन, वो सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस तरह से आप इस टॉपिक को कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।